अब तक जो रिफॉर्म्स हुए और उसके आगे के जो रिफॉर्म्स अभी कर रहे हैं, दो तरह के रिफॉर्म्स हैं। कुछ है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कुछ है प्रोसीजरल रिफॉर्म्स। प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आपके सामने नहीं ला रहे हैं, वो इंटरनल है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल जो बड़े रिफॉर्म्स है वो आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपने 9 रिफॉर्म्स अब तक 2-3 सीरीज में देखे थे। आज रिफॉर्म नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और 17 तक जाएंगे। रिफॉर्म नंबर 10 से रिफॉर्म नंबर 17। जैसा आपने सुनाई है पहले कि इस साल 52 रिफॉर्म का टारगेट लिया है, टोटल 52 रिफॉर्म्स का टारगेट लिया है। रिफॉर्म नंबर 10 है फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन। फ्लाई ऐश हमारे पावर प्लांट्स में जनरेट होता है, करीब करीब 340 मिलियन टन्स एनुअल जनरेशन होता है। इसका मैक्सिमम यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, 96 मिलियन टन सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, रोड कंस्ट्रक्शन में काम में आता है, और बाकी सारा का सारा एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क बन के निकलता है। अगर आप किसी भी पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में जाके देखेंगे तो वहां पे एक बड़ा फ्लाई ऐश का पॉन्ड होगा, कभी फ्लाई ऐश का पहाड़ होगा। इट्स अ मेजर एनवायरमेंटल हैजार्ड। How do we convert this environmental hazard into a usable thing, into a positive economic activity? ये थॉट प्रोसेस के साथ इस रिफॉर्म को लिया गया। अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश अगर आप नोटिस करेंगे बहुत ही महीन होती है, बहुत फाइन होती है। तो बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, उसका बहुत ज्यादा उसमें डस्ट क्रिएट होती है। फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। So that's why we brought this reform. इसको हम आज जो ओपन वैगन में, ये ओपन वैगन्स हैं, इन वैगन्स में जो ट्रांसपोर्ट करने का जो मैकेनिज्म है, इसको हटा के यहां से शिफ्ट होके विल शिफ्ट इट टू कंटेनर। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से। एक कंटेनर अगर आप इमेजिन कीजिए, लोडिंग टॉप से होगी और उसका डिस्चार्ज होगा साइड से। अभी जैसे साइड कंटेनर अगर आप देखें, साइड में 2 फ्लैप्स होते हैं, उसके 2 दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों से इसको अनलोड किया जाए। तो अब जैसे लोडिंग होगी तो टॉप में ये पावर प्लांट का शूट है, इस शूट से सीधा इस कंटेनर के अंदर आए, इस कंटेनर के अंदर लोड हो जाए। लोडिंग के बाद में कंटेनर को सीधा रीच स्टैकर से ले लिया, ये रीच स्टैकर क्रेन है, इससे ले लिया। उसके बाद में रेक में लोड कर दिया इसको। फ्लैट वैगन्स जैसी कंटेनर की रेक्स होती वैसी। ट्रेन अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई सीमेंट प्लांट में, और वहां पे फिर रीच स्टैकर से, क्रेन से उसको अनलोड कर लिया और उसके स्टोरेज एरिया में रख लिया। अगर आप सोचो फ्लाई ऐश को ओपन स्टोरेज एरिया में रखोगे तो वहां पे सीमेंट प्लांट में भी सेम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखोगे तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है। करेक्ट, कंटेनर के अंदर है तो वो धूल मिट्टी होने का उसका पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, जब आपको यूज करना हो उसको, आज सीमेंट का प्रोडक्शन में इसका इतना यूज होगा तो एक एक कंटेनर उसको खाली करके कन्वेयर बेल्ट पे लगा के उसका यूज कर सकते हो। अनलोड करने के लिए ड्राई बल्क अनलोडिंग, ये न्यूमेटिक पाइप्स हैं। एक ये मेथड है अवेलेबल, दूसरा हाइड्रोलिक से उसको टिल्ट कर दो। 2 मेथड अवेलेबल है। ये छोटी सी फिल्म है इसकी। हर दिन देश के थर्मल पावर प्लांट से लाखों टन फ्लाई ऐश निकलती है। अब तक इसका अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से होता था, लेकिन अब एक नई सोच इस पूरी व्यवस्था को बदल रही है। पावर प्लांट में फ्लाई ऐश को विशेष ISO मानक कंटेनरों में भरा जाएगा।
रीच स्टैकर की मदद से ये कंटेनर रेलवे वैगनों पर लोड किया जाएगा और फिर शुरू होगी तेज, सुरक्षित और निर्बाध रेल यात्रा। सीमेंट प्लांट पहुंचने पर यही कंटेनर सीधे अनलोड होकर फ्लाई ऐश को हॉपर्स तक पहुंचेंगे। 3 सेटों में चलने वाली ये निरंतर प्रणाली लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग तीनों प्रक्रियाओं को 24 घंटे बिना रुके जारी रखेगी। इससे सड़क पर ट्रकों की निर्भरता घटेगी, परिवहन अधिक विश्वसनीय बनेगा और भारतीय रेल के लिए नए माल ढुलाई अवसर भी तैयार होंगे। कम सड़क, अधिक रेल, कम संसाधन, अधिक दक्षता और एक स्वच्छ, टिकाऊ तथा आधुनिक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, यही है फ्लाई ऐश परिवहन का नया भविष्य। ये रिफॉर्म था पहला आज के यानी 10th रिफॉर्म था ये। अब हम आते हैं रिफॉर्म नंबर 11। हम सब जानते हैं कि रेलवे का मैक्सिमम कार्गो, मैक्सिमम फ्रेट बल्क कमोडिटीज से आता है और हमेशा एक लंबे टाइम से चैलेंज रहा है कि हम बल्क से डाइवर्सिफाई कैसे करें। बल्क से अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है देन द बिगेस्ट थिंग इज टू इम्प्रूव आवर कंटेनराइजेशन। कंटेनर्स हम मैक्सिमम यूज कर पाए और कंटेनर होने से एक बेनिफिट होता है कि चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे केमिकल का प्रोडक्शन हो, चाहे कपड़ों का प्रोडक्शन हो, चाहे बुक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे टॉयज का प्रोडक्शन हो, उसको कंटेनर में सेफली स्टफ करके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो एक फंडामेंटल चेंज ला रहे हैं कंटेनर के पूरे ट्रांसपोर्टेशन में। उसका आपने देखा, पहले सीमेंट का लेके आए थे, ओवरऑल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। अब एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज किया है कंटेनर के सेक्टर में। आज हमारे कंटेनर का ट्रेन ऑपरेशन 4 डिफरेंट टाइप के लाइसेंसेस में होता है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। कई उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन सी कैटेगरी वाला कहाँ जा सकता है, कौन सी कैटेगरी वाला किस रूट पे जाएगा, कौन से उसके ओरिजिन होंगे, कौन से डेस्टिनेशन होंगे, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। उन सब रिस्ट्रिक्शंस को हटा के एक यूनिफाइड लाइसेंस व्यवस्था कंटेनर्स में लेके आ रहे हैं। ये रिफॉर्म है बहुत बड़ा। इससे कंटेनर बिजनेस अपने आप में एक सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई हो जाएगा। बहुत सिंपल इसका परमिशन का, रिन्यूअल का मेथड एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले एक पुराना कंसेशन होता था, उस कंसेशन का पीरियड, उसके रिन्यूअल पे 50 तरह की प्रॉब्लम्स, वो सारी चीजों को सॉल्व करके एकदम सिंपल यूनिफाइड लाइसेंस। जब आप अपना पीरियड खत्म होता है लाइसेंस का तो तुरंत उसको रिन्यू कर सको और कोई उसमें बहुत बड़ी बाध्यता, कोई बड़ी कंडीशंस नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेनर बिजनेस में आए, ये एम है। ज्यादा से ज्यादा लोग कंटेनर बिजनेस में आए। जितने ज्यादा लोग कंटेनर बिजनेस में आएंगे उतना नॉन बल्क कार्गो रेलवे की तरफ आएगा और उतना ही देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और उतना ही देश का पोल्यूशन का लोड कम होगा। ये इसके फीचर्स हैं। 20 साल का पीरियड रहेगा। एक्सटेंशन और रिन्यूअल में कोई चार्जेस नहीं होंगे। लाइसेंस लेने की फी 25 करोड़, यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन फी, अलग अलग कैटेगरीज नहीं, एक सिंगल कैटेगरी, देश में, पूरे देश में कहीं पर भी वो कंटेनर का ऑपरेशन कर सकता है। ये बहुत लंबे समय से कंटेनर इंडस्ट्री की डिमांड भी थी और इस डिमांड को इस रिफॉर्म के थ्रू फुलफिल किया गया। Big changes are on track for India's container freight sector. Indian Railways has proposed major reforms for container train operations, making operations simpler and more efficient. A single pan-India license will replace multiple route categories. One license, one registration fee, access to the entire railway network, with renewal fees waived after 20 years of successful operations, designed to attract investment and strengthen India's freight ecosystem. The result? Greater ease of doing business, increased private investment, more container traffic, strengthen India's freight network. नेक्स्ट रिफॉर्म है रिफॉर्म नंबर 12।
रिफॉर्म नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो फर्टिलाइजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फर्टिलाइजर के जो बैग्स होते हैं वो बॉक्स, जो क्लोज्ड बॉक्स है जो सीमेंट के लिए यूज होता था, उस तरह के वैगन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और मेजर चैलेंज क्या आता है, पोर्ट से फर्टिलाइजर आया, मान लो उत्तर प्रदेश के सीमांचल क्षेत्र में एक रेक पॉइंट है, उस रेक पॉइंट तक पहुंचा। अब उस रेक पॉइंट पे जब तक वो रेक खाली नहीं होगी तब तक वो वैगन सारे के सारे वहीं पे बुक होके पड़े रहेंगे। मैंने स्वयं जब फील्ड में काम करता था तब देखा था, लगातार प्रॉब्लम होती थी। मान लो कटक से भद्रक, भद्रक से बालेश्वर ऐसा जाना है रेक को, तो पहले रेक पहले पहुंची मान लो कटक, तो कटक में जल्दी से जल्दी उसको पूरा अनलोड करें, ये प्रेशर बार बार बना रहता था। लेकिन जब तक आगे किसान न खरीदे तब तक जो रेक पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे, वो भी खाली करके कहाँ रखेगा। बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम में फर्टिलाइजर भीग जाए तो वो भी तकलीफ। तो ये सारी समस्याएं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनी हुई थी फर्टिलाइजर के ट्रांसपोर्टेशन में। इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है इस रिफॉर्म के माध्यम से। ये अभी एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है, ये पॉइंट है जहां पर रेक आई, होलसेलर या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे अनलोड करना, अनलोड होता नहीं था, यहीं पे पड़ा रहती थी रेक। तो जब रेक पड़ी है तो उसका मूवमेंट भी, कई बार रोटेशन करना पड़ता है रेक को, तो वो मूवमेंट भी उसका बंद हो जाता था। तो अब अच्छा, फर्टिलाइजर के जो फ्रेट का है उसमें 50 डिफरेंट स्लैब्स है, 50 डिफरेंट स्लैब्स है फर्टिलाइजर का जो फ्रेट का टेबल बना हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस पूरे को चेंज करके एक बहुत ही सिंपल पर टन पर किलोमीटर बेसिस फ्रेट कर दिया उसका, और फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन को कंटेनर में शिफ्ट करने का इस रिफॉर्म में निर्णय लिया गया है। अब कंटेनर में शिफ्ट करने का फायदा क्या होगा, कंटेनर में शिफ्ट किया, मान लो कटक का जो सप्लायर है, कटक के सप्लायर को 2 कंटेनर का फर्टिलाइजर है, तो जब रेक गई तो 2 फर्टिलाइजर के कंटेनर्स को डाउनलोड करके अनलोड करके कटक में उतार दिया। गाड़ी आगे चली गई भद्रक, भद्रक वालों का 3 है मान लो, तो वहां पे 3 उतार लिया। आगे चली गई गाड़ी बालेश्वर, बालेश्वर में 4 उतारने, 4 उतार लिए। आगे चली गई गाड़ी खड़गपुर, खड़गपुर में और उतार ली। तो जो चारों स्पॉट्स हैं, उन चारों स्पॉट्स पे किसानों को फर्टिलाइजर टाइम पे उपलब्ध हो जाएगा। वरना कटक वालों के ऊपर प्रेशर था, भद्रक वालों का, भद्रक वालों के ऊपर प्रेशर था, बालेश्वर वालों का, और जब तक किसान नहीं खरीदे, नहीं आगे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाए, तब तक वो रेक खाली नहीं हो पाती थी। रेक खाली नहीं हुई है, इसका मतलब उसे वापस पोर्ट पे जब जाना है तो पोर्ट पे जाने में डिले होता था। तो एक बड़ी एक सर्कुलर प्रॉब्लम ये बनी हुई थी। इस प्रॉब्लम का अच्छा समाधान इससे निकला है, और कंटेनर की हैंडलिंग भी आसान है, नॉन पोल्यूटिंग स्टोरेज है, बारिश में भीग भी जाए तो फर्टिलाइजर को नुकसान नहीं होता क्योंकि कंटेनर स्टील का बना हुआ होता है। तो कंटेनर के अंदर एक सेफ तरीके से फर्टिलाइजर स्टोर हो जाता है। तीसरा 13th रिफॉर्म है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो चलते हैं देश भर में, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के। उन कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में जो लोग काम करते हैं, मान लो लार्सन एंड टूब्रो को कोई प्रोजेक्ट मिला, एल&टी को कोई प्रोजेक्ट मिला, एल&टी किस तरह के व्यक्तियों को वहां पे प्रोजेक्ट पे लगाता है, कैसे वेल्डर हैं, कैसे फिटर हैं, कैसे बार बेंडर्स हैं, किस तरह के मिक्सिंग के हैं, किस तरह के मेसन हैं। किसी भी कंपनी के जो आर्टिजन्स काम करते हैं, उन आर्टिजन्स के स्किल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और ये केवल रेलवे की नहीं है प्रॉब्लम, ये देश के अपने सिस्टम में जनरली सभी डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम है। तो ये रिफॉर्म किया है। इस रिफॉर्म में ऑब्जेक्टिव ये है कि जो व्यक्ति काम करने के लिए आए, उसका स्किल का सर्टिफिकेशन और स्किल का टेस्ट, दोनों चीजें होनी चाहिए।
जितने भी रेलवे के वर्क्स हैं उन सब पे ये फेज बाय फेज लागू होगा। स्टार्ट करेंगे बड़े प्रोजेक्ट से और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जैसे ब्रिज का प्रोजेक्ट है, जैसे टनल का प्रोजेक्ट है, वहां से चालू करेंगे। उसके बाद में विद इन अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स 24 महीने में पूरे देश के सभी प्रोजेक्ट्स में, 24 से कम समय में भी हो सकता है, जिस तरह की इसकी तैयारी की है, होमवर्क जितना टीम ने पूरा किया है उसमें 24 महीने से कम में भी ये पूरे देश भर में लागू हो सकता है। प्रोजेक्ट में क्या स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स का असेसमेंट कैसे होगा, असेसमेंट होने के बाद में उसको सर्टिफिकेशन कैसे होगा और उस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे होगा। ऐसा नहीं कि लेके आ जाए कहीं से भी कोई सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ जाए, वैसा नहीं। प्रॉपर QR कोड, प्रॉपर सर्टिफिकेशन, उसका कंप्लीट चैनल, कैसे टेस्ट हुआ, कहाँ पे ट्रेन हुआ, कहाँ पे स्किलिंग हुई है, सब चीजों की टेस्टिंग करने के बाद में फील्ड में काम कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है देश में ये, जब इतना बड़ा देश में कैपेक्स का, इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डर हो, फिटर हो, प्लम्बर्स हो, बार बेंडिंग के काम करने वाले लोग हो, मेसन्स हो, कंक्रीट की मिक्सिंग के हो, कंक्रीट की टेस्टिंग के हो, ये सारे काम करने वाले लोग वेल ट्रेन्ड लोग होने चाहिए। तभी जाके क्वालिटी रियल में ऐसी आएगी जो विकसित भारत के लिए हमारी अपेक्षा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस गोल की तरफ जब बढ़े तो उस गोल में रास्ते में जो भी पॉइंट है उस हर पॉइंट पे हम नया काम करें। ये सारा का सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आएंगे और सारे जोनल रेलवे, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स में हर एक जगह ये लागू होगा, तो कंप्लीट रेलवे का क्वालिटी का स्तर एक बढ़ेगा। रिफॉर्म नंबर 14 है कंस्ट्रक्शन के रिफॉर्म्स। आप याद करो जब मार्च में सेकंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स आप सबके सामने रखा था, उसमें कंस्ट्रक्शन में क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स का एक रिफॉर्म रखा था और उसका इतना बेनिफिट हुआ है, विद इन 3 मंथ्स उसका बेनिफिट दिखाई देने लगा है। बहुत सारे जो फ्रिवलस कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जिनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता था कि टेंडर में कोई भी अमाउंट डाल के टेंडर ले लिया, उसके बाद में वो ढूंढते थे कि किसको काम आगे ऑफलोड करे, किसको सब कॉन्ट्रैक्ट करे, उसी प्रक्रिया में चलते थे। कोई भी किसी भी प्राइस पे ले लिया, उसके बाद में जाके आर्बिट्रेशन में पैसा कमाएंगे, ऐसा सोच के वो लोग चलते थे। एक वैसी पूरी कैटेगरी थी, उन सब का आज रेलवे के टेंडर्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया है ऑलरेडी। उस सक्सेस को देखते हुए सेकेंड सेट ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए यहाँ पर, और उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को टाइट करने के लिए और उसको फर्म करने के लिए, जिससे कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बढ़े और जो लोग रियल में अच्छा काम करने चाहते हैं उनको प्रोत्साहन हो, और जो काम अच्छा नहीं करने चाहते वो लोग उसमें डिस्करेज हो। अब ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स पे 5 नए फीचर्स ऐड किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स का, जो क्वालिफिकेशन और उसके आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें। सबसे पहले तो 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। पहले क्या था, जैसे जैसे पेमेंट होता था, रनिंग बिल्स होते थे, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए का है, पहला बिल मान लो 12 रुपए का आया, फिर बाद में दूसरा बिल आया 10 रुपए का, तीसरा बिल आया 15 रुपए का, तो जो बिल आता था उस बिल में से डिडक्ट कर देते थे और उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मानते थे। जो पेमेंट होता था रेलवे से, उसी पेमेंट का एक हिस्सा डिडक्शन करके परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के हिसाब से रखते थे। उसमें कॉन्ट्रैक्टर की बहुत बड़ी एक तरीके से उसके ऊपर प्रेशर नहीं आता था काम करने के लिए कि अच्छी क्वालिटी का काम करे या नहीं करे। अब अपफ्रंट 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेंगे, काम शुरू होने से पहले 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेंगे, न कि रनिंग बिल में से डिडक्शन। इससे जो और सीरियस लोग हैं वही इसमें रेलवे के काम में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत इसका बेनिफिट होगा। आज जो 3 महीने में बेनिफिट दिख रहा है वो इन सब चीजों से और होगा। दूसरा, जहां पर भी लिटिगेशन है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो केवल लिटिगेशन से पैसा बनाना चाहते हैं, काम से पैसा बनाने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। उन लोगों का होता है कि भाई एक बार किसी भी तरीके से टेंडर ले लो, उसके बाद में लिटिगेशन करते रहेंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे,
इधर जाएंगे, वहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और लिटिगेशन से पैसा लेंगे। उन सब चीजों को डिस्करेज करने के लिए 50% ऑफ नेटवर्थ पेंडिंग लिटिगेशन, तब जाके वो एलिजिबल होगा। उससे ज्यादा अगर हुआ तो एलिजिबल नहीं होएगा। इस तरह की एक व्यवस्था इसमें लेके आए। फिर ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा ग्लोबली एक्सेप्टेड एक फीचर है। जैसे कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने काम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई, तो ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी एक फीचर होता है जो इंश्योरेंस कंपनीज देती है। उस फीचर से बहुत सारी जो टाइम की रिस्क होती है, मटेरियल की रिस्क होती है और कई तरह की, मान लो कोई प्रॉब्लम आए कहीं पे, उसका इसमें कवरेज आता है। प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ये भी एक इंश्योरेंस का फॉर्म है। फिर लैंड को जो हैंड करेंगे हम, जैसे जो प्रोजेक्ट के लिए जितनी जमीन देनी है उसका एक्विजिशन हुआ, उसके बाद में जमीन दी नहीं दी उसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट होता है। आप कई सारे हाईवे के प्रोजेक्ट्स देखेंगे जिसमें लगातार ये डिस्प्यूट रहता है कि भाई जमीन नहीं दी थी सरकार ने, इसलिए हम काम नहीं कर पाए, हमने मोबिलाइज किया था लेकिन नहीं दी। इसका पूरा प्रोसेस चेंज करके लैंड के हैंडिंग ओवर के प्रोसेस को एक नए तरीके से इसमें स्थापित किया गया है। फिर एक पोर्टल नया बना है, रेल भूमि। लैंड एक्विजिशन में जितनी तरह की दिक्कतें आती थी उनका बहुत डिटेल असेसमेंट किया गया है। उसमें डिपार्टमेंट से चेयरमैन साहब, एमआई साहब स्वयं तहसील में जाके, स्वयं एसडीएम के ऑफिस में जाके और कई जगह से पूरा स्टडी करके, बहुत थॉरो स्टडी किया है, 4 महीने की स्टडी है ये। उसको लेके पूरा एक नया प्रोसेस बनाया गया है लैंड एक्विजिशन का, जिससे कि स्पीडी एक्विजिशन हो सके और किसानों को दिक्कत नहीं हो, लिटिगेशन कम से कम हो। उसके लिए रेल भूमि पोर्टल एक बनाया है, बहुत सिस्टमेटिक इसमें सोचा गया है और उसको रेलवे की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के साथ उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो आज हम रेल भूमि पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे। बहुत एक सिस्टमेटिक किया गया है और इसका इंटीग्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट, कब टेंडर निकालना है, कब लैंड को हैंडओवर करना है, वो सारी चीजें इससे प्रॉपर्ली मैनेज हो पाएगी। 15th है वैगन डिजाइन। जैसे आपने देखा लास्ट ईयर सीमेंट का एक स्पेशल वैगन बनाया था, टैंक कंटेनर। जैसे फ्लाई ऐश, सॉल्ट, उसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए गए। हर कमोडिटी का अपना नेचर होता है और उस कमोडिटी को उस नेचर के हिसाब से अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो वो हमेशा बेटर रहेगा। बहुत बार रेलवे के पास लोग इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि उस प्रकार का वैगन उनके पास, रेलवे के पास नहीं है। और इसके पीछे मूल कारण ये था कि रेलवे का वैगन डिजाइन का मेथड बहुत ही एक कंस्ट्रेन्ड मेथड था। जो आरडीएसओ कहेगा वही बोगी यूज करनी पड़ेगी, जो आरडीएसओ कहेगा वही कपलर यूज करने पड़ेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट है वो पहले से ही फिक्स कर दिए। अब वो सारे कंपोनेंट अगर पहले से फिक्स कर दिए तो इनोवेशन कहां से आएगा? तो इनोवेशन आए, नए प्रकार के वैगन, जिस तरह की कमोडिटी के लिए जैसा वैगन चाहिए, जिस इंडस्ट्री के लिए जिस तरह का वैगन चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें वैगन डिजाइनर्स को और इंडस्ट्री को देनी चाहिए। इसका एक प्रयास 2022 में किया गया था, लेकिन वो प्रयास इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसमें कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब उसको पूरा डिटेल स्टडी करके इंडस्ट्री के साथ वापस बातचीत करके नए तरीके से सोचा गया है कि अब वैगन डिजाइन फुल्ली इंडस्ट्री अपनी तरफ से कर सकती है। रेलवे तो करेगी, रेलवे तो कर ही रहा अपना, लेकिन कोई इंडस्ट्री, मान लो स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री चाहे कि अलग तरह का वैगन बनाए, चाहे मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री अपने हिसाब से अलग तरह का टैंक बनाना चाहे, मान लो केमिकल इंडस्ट्री है, एक अलग तरह का वैगन उसमें बनाना चाहे वो लोग, मान लो प्लास्टिक्स इंडस्ट्री है तो प्लास्टिक इंडस्ट्री कोई अलग तरीके से सोचे।
जिस इंडस्ट्री को जिस तरह का वैगन चाहिए वो अपने प्रकार का वैगन प्रपोज कर सकते हैं। उस वैगन की डिजाइन को आरडीएसओ इवैल्यूएट करेगा। आरडीएसओ की जिम्मेदारी है सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की डिजाइन को अप्रूव करने की। आरडीएसओ उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करेगा। इसमें हम फ्रीडम दे रहे हैं, नए तरह की बोगी लाना चाहो ले आओ, पिछली बार में वो कमी रह गई थी। नया तरह का कपलर लाना चाहो लेके आ जाओ, नए तरह के कंपोनेंट्स लाना चाहो ले आओ। रेलवे का जो स्टैंडर्ड एसओडी जिसको कहते हैं, जो शेड्यूल ऑफ डिजाइन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा।